नमस्कार। भारत के इतिहास श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये हमारा 59वां विश्लेषण है। नमस्कार। आज हम दक्षिण भारत के इतिहास में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश की, चेर राजवंश। हाँ, चेर, चोल और पांड्य, ये तीन नाम तो संगम युग के साथ हमेशा लिए जाते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा फोकस चेरों पर रहेगा। समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन थे, कहाँ से आए, क्या किया इन्होंने। सही। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक लेख हैं, कुछ शोध पत्र और नोट्स भी हैं। इनके आधार पर हम चेरों की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। जी। और देखिए, हमारा मकसद साफ है। इस राजवंश के जो प्रमुख राजा थे, उनकी उपलब्धियां क्या थीं, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, इन सब पर बात करेंगे। और खासकर वो तथ्य जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए जरूरी है ना, मतलब एमसीक्यू वगैरह के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। एनसीईआरटी में भी इनका जिक्र आता है, तो ये महत्वपूर्ण तो है ही। इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, जैसे क्लास में समझते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, जरूर। तो देखिए, चेर राजवंश जो है, जैसा हमने कहा, चोल और पांड्यों के साथ प्राचीन तमिलकम के तीन प्रमुख स्तंभों में से एक था। इनका इलाका मुख्य रूप से आज का केरल और तमिलनाडु का कुछ पश्चिमी हिस्सा था, और इनका समय वो काफी लंबा है। समय भी इनका काफी लंबा है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होकर 3री सदी ईसा पूर्व, जी काफी पहले। हाँ, और ये चला करीब करीब 12वीं शताब्दी ईसवी तक। इतना लंबा समय। तो इसे समझने के लिए कैसे बांट सकते हैं? हाँ, इसे आसानी के लिए हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। पहले हैं प्रारंभिक चेर, जो संगम युग से जुड़े हैं, मतलब मान लीजिए 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं सदी ईसवी तक। और फिर आते हैं बाद के चेर, इन्हें कुलशेखर वंश भी कहते हैं। इनका समय है 8वीं सदी से 12वीं सदी ईसवी तक। अच्छा, दो चरण, प्रारंभिक और बाद के। ठीक है। हाँ, फिर हम इनके जो भी योगदान है व्यापार, समाज और जो जरूरी फैक्ट्स है परीक्षा के लिए, उन पर बात करेंगे। बढ़िया। तो फिर शुरुआत से शुरू करते हैं। नींव किसने रखी? पहला राजा कौन था जिसके बारे में हमें पता है? देखिए, प्रारंभिक चेर वंश का संस्थापक माना जाता है उथियान शेरलथन को। समय है लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व। उथियान चेरलथन। हाँ, इनका जिक्र हमें संगम साहित्य के ग्रंथों में मिलता है, जैसे पुरनानुरु और अगनानुरु। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उस दौर के। उन्हें एक उपाधि भी दी गई थी, वनावरंबन। वनावरंबन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो सकता है जिसकी सीमा आकाश तक हो, या शायद देवताओं का प्रिय। थोड़ा काव्यात्मक है। एक कहानी इन्हें महाभारत से भी जोड़ती है कि इन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में सेनाओं को खाना खिलाया था। हालांकि ये ऐतिहासिक कम, पौराणिक ज्यादा लगता है। हाँ, वो तो अक्सर होता है प्राचीन राजाओं के साथ। अच्छा, तो ये संस्थापक हो गए। जी। और ये अगले महत्वपूर्ण राजा नेडम चेरलथन के पिता थे। तो संगम साहित्य का जिक्र बार बार आएगा लगता है। ये एक अहम स्रोत है। बिल्कुल। प्रारंभिक चेहरों के बारे में जानने का तो ये मुख्य स्रोत है। तो उथियन चेरलथन के बाद प्रारंभिक काल में और कौन से राजा महत्वपूर्ण रहे? बहुत सारे नाम होंगे शायद। हाँ, नाम तो कई हैं, पर कुछ खास हैं। जैसे उथियन के बेटे नेदुम चेरल आथन। इनका समय 1ली सदी ईसा पूर्व के आसपास का है। नेदुम चेरलाथन। हाँ, इन्हें इमयवरंबन भी कहते थे, मतलब शायद जिसने हिमालय तक विजय प्राप्त की हो। उपाधियां काफी बड़ी बड़ी थीं। हाँ, वो तो दिख रहा है। कहा जाता है कि इन्होंने 7 राजाओं को हराया, कदंबों को काबू में किया, जो शायद समुद्री लुटेरे या स्थानीय सरदार रहे होंगे, और यवनों का भी जिक्र आता है। यमन मतलब रोमन और यूनानी व्यापारी? हाँ, बिल्कुल। ये उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तरफ इशारा करता है। उनके साथ कभी संघर्ष, कभी व्यापारिक संबंध रहे होंगे। और इनके बारे में कोई खास बात जो परीक्षा में आ सकती है? हाँ, एक तथ्य है कि इनकी मृत्यु पोर नाम की जगह पर चोलों से लड़ते हुए हुई थी। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, पोर का युद्ध। फिर आते हैं शायद सबसे प्रसिद्ध प्रारंभिक चेर राजा चेंगुट्टुवन। ये नेदुम के बेटे थे, समय लगभग 2री शताब्दी ईसवी। चेंगुट्टुवन, ये नाम सुना हुआ लगता है। हाँ, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें कदल पिरकोटिया भी कहते थे, मतलब जिसने समुद्र को पीछे धकेला हो। काफी वीर माने जाते थे, कोंगर वगैरह को हराया, राज्य का विस्तार किया। और इनका संबंध कनकी पूजा से भी है ना? वो शिलापद्दिकारम वाली कहानी। बिल्कुल सही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तमिल महाकाव्य है शिलप्पदिकारम। माना जाता है इसे इलांगो आदिगल ने लिखा था, जो शायद चेंगुट्टुवन के भाई थे।
इसी में कहानी है कि चेंगुट्टुवन ने अपनी सती साध्वी भाभी कन्नकी के सम्मान में मंदिर बनवाने के लिए उत्तर भारत तक अभियान किया था। गंगा से पत्थर लाए थे। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये उनकी शक्ति और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों दिखाता है। तो चेंगुट्टुवन और शिलप्पदिकारम ये दोनों ही परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया। और कोई प्रारंभिक राजा? हाँ, दो एक नाम और है, जैसे पेरुम चरल इरुम्पोरै। इन्होंने तगदूर में पांड्य चोल गठबंधन को हराया था। फिर एक यानेकट चय मांतरम चेरल इरुम्पोरै थे, जिन्हें पांड्यों ने पकड़ लिया था, पर वो भाग निकले। ये सब उस समय के आपसी संघर्ष दिखाते हैं। काफी उथल-पुथल वाला दौर था लगता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो हो गए प्रारंभिक चेर संगम युग वाले। फिर आपने कहा कि कुछ सदियों का गैप आता है। हाँ, करीब 3 सदियों तक चेरों के बारे में जानकारी थोड़ी कम मिलती है। फिर 8वीं सदी ईस्वी के आसपास उनका फिर से उदय होता है। इसे हम कहते हैं बाद के चेर या कुलशेखर वंश। कुलशेखर वंश, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक माने जाते हैं कुलशेखर वर्मन। समय लगभग 800 से 820 ईस्वी। कुलशेखर वर्मन। ये सिर्फ राजा ही नहीं थे, बल्कि एक बड़े विद्वान और भक्त कवि भी थे। इन्होंने संस्कृत में एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी, मुकुंदमाला। ये वैष्णव भक्ति पर है। अरे वाह, एक राजा और कवि भी। मुकुंदमाला, ये नाम भी महत्वपूर्ण है फिर। हाँ, बिल्कुल। अक्सर पूछा जाता है। और कुलशेखर वर्मन ने एक और काम किया, कुल्लम युग की शुरुआत की 825 ईस्वी से। ये कैलेंडर आज भी केरल में चलता है। अच्छा, कुल्लम युग 825 ईस्वी। जी। फिर इस वंश में एक और बहुत महत्वपूर्ण राजा हुए, स्थानु रवि वर्मा, लगभग 844 से 885 ईस्वी। स्थानु रवि वर्मा। ये बड़े कुशल शासक और राजनयिक थे। पल्लवों से दोस्ती की, पांड्यों को हराया, और इन्होंने तिरुवंचिकुलम में एक भव्य शिव मंदिर भी बनवाया। इनका नाम किसी ताम्रपत्र से भी जुड़ा है शायद, जो बहुत फेमस है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये परीक्षा के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। स्थानु रवि वर्मा ने 849 ईस्वी में तारिसपल्ली ताम्रपत्र जारी किए थे। तारिसपल्ली ताम्रपत्र। ये तांबे की प्लेट्स हैं। इन पर क्या है कि उस समय के ईसाई और शायद यहूदी व्यापारियों के एक समूह को कुछ खास अधिकार और जमीन देने का जिक्र है। ओह, ये तो कमाल की बात है। हाँ, इससे न सिर्फ उस समय के व्यापार का पता चलता है, बल्कि ये भी पता चलता है कि चेर राजा कितने सहिष्णु थे, दूसरे धर्मों का सम्मान करते थे। ये धार्मिक सहिष्णुता का बहुत बड़ा सबूत है। ये तो वाकई बहुत अहम जानकारी है। जी। इसके बाद भी कुछ राजा हुए, जैसे रामवर्मा कुलशेखर, भास्कर रवि वर्मा प्रथम। फिर आखिरी बड़े राजा माने जाते हैं रामवर्मा कुलशेखर, लगभग 1090 से 1002 ईस्वी। इन्होंने राजधानी कोल्लम शिफ्ट की और चोलों से बहुत संघर्ष किया। और फिर इनका अंत कैसे हुआ, इतना लंबा राजवंश? वही, चोल साम्राज्य उस समय बहुत ताकतवर हो गया था। 11वीं-12वीं सदी में चोलों ने, खासकर कुलोतुंग चोल प्रथम ने, लगातार हमले किए। इससे चेर राज्य कमजोर हो गया और छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जैसे वेनाड वगैरह, और कुलशेखर वंश खत्म हो गया। तो चोलों का बड़ा हाथ रहा इनके पतन में। हाँ, बिल्कुल। तो इन दोनों चरणों के चेरों ने मिलकर जो इतिहास रचा, अगर उसका निचोड़ देखें तो मुख्य योगदान क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा योगदान तो शायद समुद्री व्यापारी था। ये लोग समुद्री व्यापार में माहिर थे। रोमन साम्राज्य, अरब देश, शायद चीन तक इनके संबंध थे, और इसी वजह से ये इलाका मसालों का, खासकर काली मिर्च का, बहुत बड़ा सेंटर बन गया। हाँ, वो मुजीरिस बंदरगाह का नाम आता है बार बार। बिल्कुल, मुजीरिस, जिसकी पहचान आज के पटनम से की जाती है, और त्योंडिस जैसे बंदरगाह, ये उस जमाने के इंटरनेशनल पोर्ट्स थे, समझ लीजिए। यहाँ से मसाले, हाथी दांत, मोती, रत्न बाहर जाते थे, और बदले में क्या आता था? रोमन शराब, कांच के बर्तन, और सबसे जरूरी सोना। हाँ, यहाँ बहुत सारे रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे पता चलता है कि व्यापार इनके पक्ष में था, खूब कमाई होती थी। ये मुजीरिस बंदरगाह तो परीक्षा के लिए हॉट टॉपिक है, समझ लीजिए। व्यापार के अलावा प्रशासन, संस्कृति में क्या खास था? प्रशासन में देखें तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था। नाडू यानी जिला, ऊर यानी गांव, व्यापारियों के अपने संघ होते थे, जैसे नगरम। ये व्यापार को कंट्रोल करते थे। संस्कृति में देखें तो तमिल साहित्य को बहुत बढ़ावा दिया। संगम साहित्य का तो जिक्र हमने किया ही। पथित्रु पथु नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें
10 चेर राजाओं की तारीफ में कविताएं हैं। अच्छा, पथितृपथु। हाँ, और बाद के दौर में कुलशेखर वर्मन ने संस्कृत में लिखा, मंदिर वगैरह भी बनवाए। बाद के चेरों ने द्रविड़ स्टाइल के मंदिर बनवाए, जैसे वो तिरुवंचीकुलम, शिव मंदिर या कोटुकल की गुफाएं। इन सब से केरल की अपनी एक खास पहचान बनी। समाज कैसा था उनका, और धर्म क्या कुछ अलग था? समाज तो देखिए बाकी भारत जैसा ही था। ब्राह्मण, राजा, व्यापारी, किसान, कारीगर, ये वर्ग तो थे ही, लेकिन केरल की एक खास बात थी, मरुमक्कत्थायम, यानी मातृवंशीय व्यवस्था। हाँ, ये तो सुना है, इसमें वंश माँ के नाम से चलता है। हाँ, और संपत्ति का अधिकार भी माँ की तरफ से, मतलब भांजों को मिलता था। ये बहुत यूनिक चीज है और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। मरुमक्कत्तायम, ठीक है। और धर्म? धर्म में वे मुख्य रूप से शिव और विष्णु को मानते थे, शैव और वैष्णव थे। शुरू में कोट्टवाई जैसी देवियों की पूजा भी होती थी, राजा यज्ञ वगैरह भी करते थे, पर जैसा हमने तारेसापल्ली प्लेट्स में देखा, वो दूसरे धर्मों का भी आदर करते थे। ईसाई, यहूदी, शायद बौद्ध धर्म भी वहां फला फूला। उनके बंदरगाह काफी कॉस्मोपॉलिटन थे। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? इस मातृवंशीय व्यवस्था का कुछ असर था? संगम साहित्य से तो लगता है कि स्थिति अच्छी थी। अव्वयार जैसी कवयित्रियों का जिक्र है। कुछ लोग वीर पत्थरों के आधार पर महिला योद्धाओं की भी बात करते हैं। और मातृवंशीय व्यवस्था की वजह से महिलाओं को, खासकर कुछ समुदायों में, संपत्ति और समाज में खास अधिकार जरूर मिले होंगे। रानियों की भी भूमिका होती थी। अच्छा, साहित्य में हमने शिल्पाधिकारम और मुकुंदमाला की बात की। कला और वास्तुकला में क्या कुछ खास स्टाइल था इनका? शुरू के दौर में तो महापाषाण वाले स्मारक मिलते हैं, वीर पत्थर, डोलमेन, यानी पत्थर की बनी कब्रें। ओके। बाद के कुलशेखर काल में, जैसा मैंने बताया, द्रविड़ स्टाइल के मंदिर बने। चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई, जैसे कोट्टुकल। फिर ईंट पत्थर के मंदिर भी बने, जैसे तिरुवंचीकुलम। केरल की जो लकड़ी की नक्काशी है या दीवारों पर पेंटिंग, भित्ति चित्र, उसकी जड़ें भी इसी दौर में मिलती हैं। और हाँ, एक और पहचान, उनके सिक्के। सिक्के कैसे थे? चेर सिक्कों पर अक्सर उनका राज चिन्ह धनुष बाण बना होता था। धनुष बाण, ये याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये उनका प्रतीक था। शुरू में चांदी तांबे के पंचमार्क्ड सिक्के थे, बाद में सोने के फणम और तांबे के कासू भी चलाए। इन पर कभी कभी राजा का नाम भी होता था। ये धनुष बाण वाला सवाल भी आ सकता है। ये सारी बातें हमें पता कैसे चलती हैं? मतलब जमीन से क्या मिला है, कोई शिलालेख वगैरह? हाँ बिल्कुल, पुरातत्व की बात करें तो पट्टनम मुजिरिस सबसे बड़ा सबूत है। वहां से रोमन बर्तन, सिक्के सब मिले हैं। करूर, जो शायद पहली राजधानी थी, वहां से भी चीजें मिली हैं। मंदिर तो हैं ही, जैसे तिरुवंशीकुलम, कोट्टुकल, और शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। एक है तमिलनाडु में पुगलूर शिलालेख, ये 2री सदी ईस्वी का है। पुगलूर शिलालेख? हाँ, ये तमिल ब्राह्मी लिपि में है और इसमें शुरुआती चेर राजाओं की 3 पीढ़ियों का जिक्र है। ये जैन साधुओं के लिए बनाए गए पत्थर के बिस्तरों पर खुदा है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। अच्छा। और बाद के दौर का? बाद के दौर का सबसे महत्वपूर्ण तो वही है, स्थानु रवि वर्मा का तारेसापल्ली ताम्रपत्र, 849 ईस्वी का। हाँ, वो ईसाइयों यहूदियों को अनुदान वाला। जी, ये वट्टिलुत्तु लिपि में है, जो तमिल की ही एक पुरानी लिपि है। ये धार्मिक सहिष्णुता और व्यापार दोनों का पक्का सबूत है। तो पुगलूर और तारेसापल्ली, ये 2 शिलालेख तो जरूर याद रखने हैं। कमाल है, कितना कुछ है चेर राजवंश के बारे में। अगर हम इसे परीक्षा के लिहाज से फटाफट समेटना चाहें तो क्या मुख्य बातें होंगी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट? हाँ बिल्कुल, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, खास तौर पर परीक्षा के लिए जरूरी पॉइंट्स। सबसे पहले, चेर कौन थे? संगम युग के 3 तमिल राज्यों में से एक इलाका, आज का केरल और तमिलनाडु का हिस्सा। 2 चेरन याद रखने हैं, प्रारंभिक संगम युग और बाद के कुलशेखर वंश। संस्थापक उथियान शरलथन। प्रारंभिक राजाओं में खास नेदुम चेरल आथन और सबसे जरूरी चेंगुटुवन, शिलप्पधिकारम और कन्या पूजा से जुड़े। बाद के राजाओं में खास कुलशेखर वर्मन संस्थापक, मुकुंदमाला के लेखक, कुल्लम युग 825 ई और स्थानु रवि वर्मा, तारेसप्पल्ली ताम्रपत्र 849 ई, मंदिर निर्माण। राजधानियां वंची, करूर, कुडुंगुल्लूर और बाद में कोल्लम। अर्थव्यवस्था का आधार समुद्री व्यापार, मसाले, खासकर काली मिर्च, रोमन साम्राज्य से व्यापार। मुख्य बंदरगाह मुजरीस पट्टनम। साहित्य, संगम ग्रंथ, पथितृपथु
और शिलप्पदिकारम। समाज की खास बात केरल में मातृवंशीय व्यवस्था, मरुमक्कथायम। धर्म शैव वैष्णव थे पर धार्मिक सहिष्णुता थी, सबूत तारिसप्पल्ली प्लेट्स। शिलालेख पुगलुर, आरंभिक तमिल ब्राह्मी, और तारिसप्पल्ली बाद के वटेलुत्तु, दोनों बहुत महत्वपूर्ण। उनका प्रतीक चिन्ह धनुष बाण सिक्कों पर। पतन का कारण 11वीं-12वीं सदी में चोलों के हमले। बहुत बढ़िया, एकदम कंठस्थ करने वाले पॉइंट्स हैं। हाँ, ये मुख्य बातें हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। तो ये था चेर राजवंश पर हमारा आज का विश्लेषण। हमारी भारत का इतिहास श्रृंखला का ये 59वां पड़ाव था। उम्मीद है ये जानकारी सबके काम आएगी, खासकर जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और मैं फिर कहूंगी कि अगर किसी को भारत का इतिहास पूरा कवर करना है तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो प्लीज इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कैसा लगा, लाइक करें और हमें फॉलो भी करें। आखिर में बस एक बात कहना चाहूंगी। सोचने वाली बात है कि चेर राजवंश तो खत्म हो गया, पर उनका जो व्यापारिक नेटवर्क था, खासकर पश्चिम के साथ, और उनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसने बाद में केरल के इतिहास और उसकी जो एक अलग पहचान बनी, उसे कितना प्रभावित किया होगा। चोल आक्रमण और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दोनों का असर बहुत गहरा रहा। बिल्कुल सही कहा। इसी सोच के साथ अगले विश्लेषण तक सीखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।